हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग मूल अधिकार यानी पॉलिटी का टॉपिक देखेंगे। कल हम क्लास नहीं ला पाया था, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह ढीला था, तो आज मैं फिर भी ठीक हूँ, इसलिए मैंने आज आपको आगे की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए हर एग्ज़ाम में, आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आप यूपीएससी से लेके ग्रुप सी या किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, मूल अधिकार से आपको क्वेश्चन दिखेगा। यानी जीएस के अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट को मिला के मूल अधिकार है, क्योंकि इसका संबंध है डायरेक्ट आप लोगों से, यानी व्यक्ति से इसका संबंध है, इसीलिए क्वेश्चन इससे करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखना। दूसरी बात, संडे लाइव क्विज के लिए आप लोग तैयार रहना, और मैं आपको टॉपिक पहले दे चुका हूँ अपने कम्युनिटी टैब में, जिसने नहीं देखा आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन रात को 10 बजे बाद आप मेरे कम्युनिटी टैब में देखना, जैसे कि कल भी मैंने 10 क्वेश्चन पोस्ट किए थे, उसी प्रकार से आज भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, और वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करना, और अगले दिन मैं आपके 10 के 10 एक साथ आपके कम्युनिटी टैब में आंसर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दूसरी एक बात और कहनी थी, परसों जो मैंने कल आपका एक पूरी सीरीज डाली थी 5 क्वेश्चनों की बिना किसी ऑप्शन के, बहुत से लोगों ने इसमें सही आंसर दिए, लगभग सभी लोगों ने उसका आंसर सही दिए थे। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक आपका है मूल अधिकार। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, और आपके हर एग्जाम में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक, आप इसको अच्छे से समझ लेना, और 1 से 2 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। यानी मूल अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मूल अधिकार लिखते हैं, आखिर ये होते क्या हैं, किसको आप मूल अधिकार बोलोगे। ठीक, आप एक कल्पना कीजिए, एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपको घूमने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, आपका शोषण होता है, आपके साथ समानता नहीं बरती जाती, तो सोचिए वहाँ आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। यानी आप एक नर्क की जैसी ज़िंदगी जिएंगे, आप एक ज़िंदगी नहीं, आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी, जहाँ आपको सारी स्वतंत्रताएँ ख़त्म कर दी जाएंगी। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपने सरकार के अगेंस्ट, ये बहुत से लोगों ने, बेरोजगार युवाओं ने सरकार के अगेंस्ट बोला, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, किसान आंदोलन आपने देखा होगा। तो आपको क्या अधिकार हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है क्या, मूल अधिकार। इसके बिना इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। एक जेल है, जैसे जेल में कोई इंसान जाता है तो वहाँ उसको जेल चला गया कहते हैं, जेल में क्या होती, ज़िंदगी नर्क होगी कहते हैं, यानी काल कोठरी बना दी कहते हैं। अगर वही चीज़ नॉर्मल लाइफ में आपकी कर दी जाए तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो मूल अधिकार का सीधा सीधा मतलब है किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी किसी भी इंसान के, चाहे उसके सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक उसका विकास करना हो, या उसका नैतिक या आध्यात्मिक विकास करना हो, उसके लिए जो अधिकार चाहिए होते हैं उन्हीं को मूल अधिकार बोला जाता है, और इस संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी इंसान की, व्यक्ति को, जीवन को बेहतर बनाने के लिए संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनको आप मूल अधिकार कहते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे इसको समझते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, जब मूल अधिकार आप समझ गए हैं, मूल अधिकार क्या होता है, हल्का सा आपका आइडिया आ गया, तो सबसे पहले आता है इसका संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, याद रखना व्यक्ति के लिए होते हैं, किसके लिए, व्यक्ति के लिए, संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले यहाँ पे से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा, ये किसके लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए, और किसके अगेंस्ट होते हैं, राज्य के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके, ये किसके अगेंस्ट होंगे, राज्य के अगेंस्ट। मतलब राज्य, कोई राज्य का मतलब कोई उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार से नहीं है। राज्य का मतलब एक ऐसी बॉडी से जिसको शक्ति प्रदान है, जो कानून बना सकती है, चाहे केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकार हो, नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत है, जो जिसको अथॉरिटी, चाहे ओएनजीसी, सेल, गेल, जो भी है, जिसको शक्ति दे रखी है, या चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड ही क्यों ना हो, यानी उन सबको शक्ति दे रखी है, उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसके अगेंस्ट आपकी सुरक्षा, यानी वो ऐसा ना करें कि आपको तानाशाही वाला काम करें। ठीक है, उस चीज़ से, राज्य के तानाशाह रूप से बचाने के लिए, राज्य की मनमानी से बचाने के लिए जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, आपको कुछ ऐसे राइट दिए गए हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अगर उसका उल्लंघन होगा तो उसको उसका भुगतना पड़ेगा। वो कैसे भुगतेगा, अभी देखिए। अब सबसे पहले आता है संवैधानिक प्रावधान। आखिर इसके संविधान में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए, पहला भाग हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। दूसरा नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। तो ये जो चीज़ है भाग 3 में। ठीक है, किस में है, भाग 3 में। अगर आपसे पूछता है मूल अधिकार का जो है किस भाग में दिए गए हैं, आप क्या कहोगे, भाग
3 में दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, देखिए अब भाग 3 है तो अनुच्छेद तो होंगे ही होंगे, तो ये इसके जो अनुच्छेद हैं यानी इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 12 से 35, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक किसका प्रावधान किया गया है, मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, ठीक है। याद रखना जो मूल अधिकार हमने लिए हैं वो कहाँ से हमने लिए हैं, अमेरिका से, ठीक है। हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, प्रभावित हैं, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट क्या किया, गेन किया है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान में जो इनकी संख्या है, नंबर है, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे जो हैं ये कितने, 6 हैं, यानी आपको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो ये मूल अधिकार है, इसका नंबर 6 है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, इनका नंबर 7 हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। मूल संविधान कहते हैं इसको, ठीक है, मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी, 7 थी, ठीक। अगर आपसे पूछता है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, जब संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, ठीक है। कहाँ से लिए गए पूछता है, अमेरिका से। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। किस भाग में, भाग 3। देखिए इतनी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल गई हैं, ठीक है। अब देखिए जो इस 7 की जगह 6 हुए हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ये 1 कहाँ गया, और उसी से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको मिटा रहा हूँ। देखिए पहले जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, और संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये जब संविधान लागू हुआ था हमारे पास फंडामेंटल राइट का जो नंबर था वो 7 था। अभी के टाइम पे इसका नंबर 1 कम हो गया और 6 हो गए, ठीक है। तो उसमें एक मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसको बोला जाता था संपत्ति का मूल अधिकार। किसका, संपत्ति का मूल अधिकार, ठीक है। ये जो संपत्ति का मूल अधिकार था, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, आपको राइट था, आप संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति को आप रख सकते हैं। इसका जो प्रावधान किया गया था आर्टिकल 31 के 31 के तहत था, कुछ इसका 19 के तहत भी था, ठीक है। इसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, और गवर्नमेंट ने इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है संपत्ति का मूल अधिकार कैसा अधिकार है, आप क्या कहोगे, यह एक कानूनी अधिकार। ऑप्शन कैसे आता है, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या कोई अन्य अधिकार, ठीक है। आप क्या कहोगे, संपत्ति का मूल अधिकार। अब मूल अधिकार न रह के संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार रह गया, अब कानूनी अधिकार, और इसको आर्टिकल 300 के ए में रखा गया, ठीक है। आर्टिकल 300 ए के अंदर ये शामिल है भाग 12 में, ठीक है, कानूनी। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, चाहे आप जितनी प्रॉपर्टी हो रख सकते हैं। देश में इतनी ज़्यादा असमानता हो रही थी, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, कोई गरीब का गरीब रह गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको आप क्या कर दिया, कानूनी बना दिया। यानी कानून जितना कहेगा आप उतना रखोगे, आप पेड करोगे, टैक्स पेड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी रखोगे, ठीक है। तो जो ये रिमूव किया गया, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ये कब रिमूव किया गया, 1978 में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है संपत्ति का मूल अधिकार कब हटाया गया, आप क्या कहोगे, 1978। अब चीज़ें संविधान से हट रही हैं तो संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, संशोधित करना पड़ेगा। वो जो संशोधन था वो 44th था, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने हैं अभी, 6, पहले कितने थे, 7, कौन सा अब नहीं रहा, संपत्ति का नहीं रहा। कब हटाया गया, 1978, किस संविधान संशोधन द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बताइए इतनी चीजें आपको एक बार में याद हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर देना जो मैंने पॉइंट बता रखा है, ठीक है। इसको हमारे मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, अब किसे कहते हैं पूछेगा, भाग 3। यही मैंने कल कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। आप क्या कहोगे, मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को, जो भी आता है, ठीक है। ऑप्शन या भाग 3 आएगा ऑप्शन में, या मूल अधिकार आएगा। याद रखना संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, या फिर मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसका क्या अर्थ है, ये एक्चुअली एक फ्रांसीसी शब्द है मैग्ना कार्टा, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में क्या था, जो प्रिंस था वहाँ पे 1200 के आसपास, 1210 1215 जो भी है, वहाँ के जो सामंत वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, उसने प्रिंस पे दबाव बनाया और बोला कि नागरिकों को कुछ अधिकार दो। उस प्रेशर के कारण नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए जिसको मैग्ना कार्टा बोला गया। यानी उस टाइम पे नागरिकों को अधिकार को
नागरिकों का अधिकार था ये, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, नागरिकों का अधिकार, ठीक। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में किसे संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 या मूल अधिकार। ऑप्शन क्या आएगा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। आप क्या कहोगे, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को, जिसका अर्थ है कि सीधे सीधे मूल अधिकारों से, ठीक है, मैग्ना कार्टा। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इसके अलावा इसके प्रावधान हैं। ये इसकी प्रवृत्ति न्यायोचित है, यानी न्यायोचित प्रवृत्ति का, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूँ, न्यायोचित, ठीक है, न्यायोचित प्रकृति है इसकी मूल अधिकारों की, ठीक है। अगर आपसे पूछता है क्या मूल अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, आप कहोगे बिल्कुल है। इसका क्या मतलब हुआ, कहीं पे आपका कोई राइट छीना जाता है, कहीं पे आपको कहीं जाने से रोका जाता है या कुछ किया जाता है, आप क्या करोगे, न्यायालय में शरण लोगे और कहोगे साहब मेरे मौलिक अधिकारों को छीना गया, मुझे न्याय दिलाइए, ठीक है। आप इस बहाने न्यायालय जाओगे और न्यायालय से कहोगे कि मुझे इसके तहत क्या दिलाइए, न्याय दिलाइए। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अनुच्छेद 32 के तहत न्याय दिलाएगा, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस पर क्या करेगा, काम करेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। यानी 5 प्रकार की रिट जारी कर देगा, और इसी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करना इतना महत्वपूर्ण प्रावधान, किसी के नागरिक के अधिकारों को न छीना जाए, अम्बेडकर जी ने इवन इसको संविधान की आत्मा तक कह दिया था, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 226 है, इसमें हाईकोर्ट जो होते हैं राज्यों के अंदर, वहाँ क्या है, मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो रहा है, तो आप यहाँ जाके रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के ये दोनों क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। जब ये अनुच्छेद आएंगे 32 और 226, तब मैं आपको बताऊंगा क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या परमादेश वगैरह होता है, ठीक है। अनुच्छेद मतलब ये 5 प्रकार के रिट जारी, यानी ये मौलिक अधिकार जो है अपने आप में न्यायोचित प्रकृति के हैं, यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण जा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा देखिए सर्वप्रथम कहा जाता है कि फ्रांस ने 1789 में अपने संविधान में क्या किया था, मौलिक अधिकारों को शामिल करने का प्रयास किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रयास किया था, फ्रांस ने। कब, 1789। ये तो इसके मेन जो क्या थे, फैक्ट थे। अब मेन चीज आती है इसकी विशेषता को लेकर, ठीक है। यहाँ पे से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, ठीक है। आखिर इसकी विशेषताएं क्या होंगी, कैसे हम इसको समझें। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने डाली। आपकी रक्षा करने के लिए आप फ्रीली जी सकते हैं, खुली आसमान के नीचे आप रह सकते हैं, खुली वायु में सांस ले सकते हैं। मौलिक अधिकार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचो कोई पार्टी सत्ता में आ गई, जैसे किम जोंग यूंग की तरह अगर कोई सत्ता में आ गया और वहाँ किसी के खिलाफ बोलने में क्या उसकी स्थिति होती है। इस देश में अगर ऐसी स्थिति हो जाए, आपको घरों में बंद कर दिया जाए, जैसे आप खुद एग्जाम्पल सोचिए, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब क्या स्थिति हो रही थी। हम घर से, जब कुछ ऐसा हुआ नहीं था, हम घर से बाहर निकलने में हमारे पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अगर यही चीज़ सदा बाहर रही तो क्या स्थिति होगी बताओ। आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। अभी देखा होगा आपने, बहुत से प्रोटेस्ट चले देश में, किसान आंदोलन वगैरह, लड़कों ने, बेरोजगार लड़कों ने सरकार के अगेंस्ट बोला। आपको अधिकार है, अगर आप ये चाइना वगैरह किसी तानाशाह वाली कंट्री में करके दिखाइए, आपको आपका सर कलम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी क्या विशेषता है। पहली विशेषता वही कि न्यायोचित प्रकृति की है। क्या है, न्यायोचित, ठीक है। न्यायोचित प्रकृति का मतलब आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं कि मुझे न्याय दिलाइए, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है। यानी न्यायालय क्या करेगा, आप न्यायालय जाने के लिए मतलब आपको न्यायालय जाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना ये मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रकृति के। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मौलिक अधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी नहीं है। दूसरा देखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी दी जाएगी कि मैं इसकी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, आपको गारंटी देगा कि आपके अधिकारों का अगर हनन होता है उसमें मैं क्या करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, व्यक्ति को राज्य के खिलाफ सुरक्षा देता है, ठीक है। क्या लिखोगे, व्यक्ति को राज्य के खिलाफ सुरक्षा। अब ये याद रखना, ये मौलिक अधिकार जो होते हैं व्यक्ति के लिए होते हैं, किसी सरकार या किसी समाज के लिए नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकारों का संबंध डायरेक्टली किसके लिए है, आप क्या कहोगे, व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए। यानी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ ये सुरक्षा देगा, क्योंकि ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई जैसे अपने मन से वो कुछ कर ले, तो ऐसा आप नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको सुरक्षित किया जाएगा, यानी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ ये क्या देगा, सुरक्षित देगा। अगला सुरक्षा देगा। अगली चीज देखिए, ये असीमित नहीं है, याद रखना, ठीक है। असीमित नहीं है। असीमित नहीं है का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं हम सीमा यानी प्रतिबंध लगा सकते हैं कुछ कारणों पर, ठीक है। राज्य क्या कर सकता है, युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य का मतलब चाहे केंद्र लगाए, राज्य सरकार लगाए, कोई अदर बॉडी लगाए, तो ये असीमित नहीं है। राज्य इस पर क्या कर सकता है, राज्य
युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। अभी बताता हूँ, ठीक है, युक्ति युक्ति प्रतिबंध। अब बताइए, जैसे अगर कोई अटैक हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया और आप कहोगे कि हमें रोजगार दो, वीडियो की पोस्ट निकालो, लेक्चरर की निकालो, पीसीएस निकालो, तो उसमें नहीं चलेगा। आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, प्रेस को वो कर दिया जाएगा, रोक टोक कर दी जाएगी, आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। तो राज्य को जब लगे वो क्या कर सकता है, युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आपने कोरोना काल में देख लिया होगा, जैसे कोरोना हुआ, सरकार ने क्या कर दिया था, पहले वाले में आपको इधर उधर जाने से रोक लगा दी थी, अगर लगाओगे तो पास ही होगा, वरना आपको घरों में बैठना होगा। तो एक प्रकार का प्रतिबंध था, आप उसमें कुछ नहीं कह सकते हो, यानी जब जरूरत है तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, बेवजह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो असीमित नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध। और लास्ट पॉइंट देखो, ये क्या है, स्थायी नहीं है, ठीक है, स्थायी नहीं है, ठीक है। अब स्थायी नहीं है का क्या मतलब होता है, स्थायी नहीं है वो सोच लीजिए, यानी इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है, ठीक है। अब अभी आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया, आप अभी इतना ही लिख लीजिए, अनुच्छेद 368 डैश करके संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अगर कभी पूछता है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, आप बताओगे अनुच्छेद 368, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। यानी आप मौलिक अधिकारों में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है, यानी ये कहीं ना कहीं परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेंगे। यानी मूल ढांचा क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मेरी डेमो पॉलिटी की क्लास में देखना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया। यानी 368 के तहत ये स्थायी नहीं, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इससे आगे देखिए मैं क्या बताता हूं, अगली चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, इसमें प्रतिबंध लग सकता है या रोक सकता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं, वो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर कहीं बाहर से किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया इसमें, या किसी मतलब आपका बाह्य आक्रमण हो गया, या देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, या अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी, जो भी है, तो राष्ट्रीय आपात जब आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अनुच्छेद 352 के तहत इस देश में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया। ये भी आप क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, अनुच्छेद जब आएगा टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है, वो है तो 352, ठीक है। अगर इस 352 के तहत इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, याद रखना। लेकिन उसमें सिर्फ 2 मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के, ठीक है। अब आप घबराना मत सर, ये अनुच्छेद 20 भी क्या है, 21 भी क्या है, जब मैं मौलिक अधिकार शुरू कर दूंगा एक आध दिन में आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, आप इतना समझिए, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपके प्राण कोई नहीं छीनेगा। यानी अगर पता लगा राष्ट्रीय आपात लग गया, कोई आपको गोली मार देगा, ऐसा नहीं होगा। आपके अधिकार बाकी छीने जा सकते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि सब समान है विधि के समक्ष, आपको और अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं, लेकिन आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों को नहीं छीना जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किन अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है, किन अनुच्छेदों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका निलंबन नहीं किया जा सकता, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, इन दोनों का नहीं होता है। ये जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये चीजें होगी, राष्ट्रीय आपात मैंने आपको बताया 352 के तहत राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है। अब आता है मौलिक अधिकारों के बारे में, आखिर ये चीजें कहां से आई। देखिए सबसे पहले एक फैक्ट है, 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, जीएस के लिए। कराची में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931, किसने अध्यक्षता की, पटेल ने। इसी कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, मूल अधिकार का क्या किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आपसे पूछता है मूल अधिकारों का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस अधिवेशन में पारित हुआ, कराची अधिवेशन। मूल अधिकारों का प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित हुआ, 1931। मूल अधिकारों का जब प्रस्ताव पारित हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार पटेल, ठीक है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और इस मूल अधिकारों के प्रस्ताव को नेहरू जी ने तैयार किया था, ठीक है, किसने, नेहरू जी ने तैयार किया था। उसी के बाद जब हम ये उस टाइम ये चल रहा था कि ब्रिटिश से हमारे नागरिकों को स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, उसी के लिए मूल अधिकारों को इनने पटेल साहब की अध्यक्षता में क्या किया था, पास करवाया था, ठीक है। बाद में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, हमने मूल अधिकारों को शामिल किया, उस समय 7 थे, अब कितने, 6 हैं, ठीक है। अब देखिए 3 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक तो बताऊंगा निलंबन, ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। दूसरा आपका क्या, एक तो निलंबन हो गया, दूसरा जैसे एक निलंबन हो गया, एक प्रतिबंध लिख लीजिए, प्रतिबंध, ठीक है, और तीसरा रक्षक लिख लीजिए,
और ये किसके लिए हैं? सबके सब मूल अधिकारों के लिए हैं, ठीक है। यानी मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है पूछेगा, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, और मूल अधिकारों पर रक्षक कौन होता है। आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा। देखिए, मूल अधिकारों का निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब कुछ समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है। यानी कोई ऐसी कंडीशन इस देश में हो गई कि मजबूरी है कि मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ठीक है। अब बताइए, बाह्य आक्रमण हो रहा है तो आप कहोगे कि मुझे जाना है कश्मीर घूम के आना है, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम में निलंबित कर दिए जाएंगे आपके अधिकार, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता। हो सकता है मीडिया अगर कुछ गलत प्रचार प्रसार कर रही हो उस युद्ध के दौरान, लोगों में दहशत न फैले, माहौल को कंट्रोल करने के लिए मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मीडिया कुछ नहीं छाप सकती, अखबारों को बंद कर दिया जाएगा। तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय के लिए निलंबन किया जा सकता है मूल अधिकारों का, और वो करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछता है मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और ये कब करेगा? या तो कोई बाह्य आक्रमण होगा, या युद्ध होगा, या सशस्त्र विद्रोह, जो भी है, ठीक है। जब ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जैसे धारा 144 ही लगती है, 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि धारा 144 कब लगेगी? हालात कंट्रोल करने के लिए। तो उस टाइम निलंबन कौन कर सकता है? निलंबित करने का अधिकार मूल अधिकार को राष्ट्रपति, प्रतिबंधित करने का अधिकार संसद को। कोई बुरी चीज़ है, कोई बुरी प्रथा है, और हमें लगता है कि यार हाँ, इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे क्या था, संपत्ति का अधिकार हुआ था, मौलिक अधिकार। अब संसद को लगा कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा के कानूनी कर देना चाहिए, तो संपत्ति के मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। अगर प्रतिबंध करने का बात आएगा, संसद आएगा। यानी हमेशा के लिए बंद है, ठीक है। कुछ समय के लिए बंद आएगा तो राष्ट्रपति। और रक्षक कौन होता है? कहीं भी किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रखा है, वो ये कह सकता है कि मुझे न्यायालय जाने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ठीक है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर दोनों आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होता है? मूल अधिकारों का रक्षक। अगर आपसे पूछता है तो वो बेसिकली कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकारों का रक्षक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। यानी ये कहीं ना कहीं मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, न्यायालय से कह सकते हैं, न्यायालय कहेगा हाँ इसके अधिकारों को इम्पोज करो, इसके अधिकारों को लागू करवाओ। उम्मीद है मूल अधिकारों का ये चैप्टर आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मूल अधिकार होते क्या क्या हैं, कैसे हम 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार क्या है, कैसे इसको समझें? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं, और मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, और 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? समानता, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 लिख लीजिए, 14 to 18, ठीक है। याद रखना, समानता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा जो अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का, ठीक है, स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। ऐसे ही लिखना है इसको, पहले हम समानता पढ़ेंगे फिर स्वतंत्रता। तीसरा है शोषण के विरुद्ध, यानी आपका शोषण कोई नहीं करेगा, आपको इस शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, तो क्या लिखोगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये है 23 से 24, 23 और 24 में, ठीक है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ठीक है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता कहो या धर्म की स्वतंत्रता कहो, जो भी कहोगे, 25 से 28, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4। अगला देखो, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये है 29 से 30, ठीक है। ये 2 अनुच्छेद इसके हैं। और लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिख लीजिए, आर्टिकल 32, ठीक है। ये हैं आपके मूल अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत आपके मूल अधिकार अगर छीने जाते हैं आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अनुच्छेद में, याद रखना, समानता का वर्णन है 14 से 18, स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा है 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 में। ये क्या है? आपके बेसिकली जो आर्टिकल हैं, जो मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट को लेके जो अधिकार हैं, वो क्या है? आपके यही हैं, ठीक है। अब देखिए,
आप खुद सोचिए, आप एक बार कल्पना करना, आपकी ज़िंदगी को अगर बैन कर दिया जाए हर तरीके से, सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, मीडिया को बैन कर दिया जाए, तानाशाही अपनाई जाए, क्या स्थिति रह जाएगी इस देश की, आपको जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो संविधान निर्माता सोचिए कितने ज़्यादा मतलब उन्हें दिमाग से काम किया। ये थी अम्बेडकर जी की ताकत, ये थी आपका किसकी ताकत, जितने भी आपके संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा जितनी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाइए, आपके मूल अधिकार रहेंगे। कोई भी उसमें अगर परिवर्तन करता है उसका रक्षक बना दिया उसने सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूल अधिकारों के 1 बाय 1 आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल कितने से 12 से 35 तक। ठीक है, 14 से तो आपके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है आर्टिकल 12 और आता है एक आर्टिकल 13। अब ये दो क्या हैं, 14 से तो 12 से तो मूल अधिकार शुरू हो जा रहा, लेकिन ये 12 और 13 में क्या दिया गया है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 12 में क्या है, मूल अधिकार है किसके लिए, व्यक्ति के लिए, और किसकी रक्षा करता है, राज्य से व्यक्ति की रक्षा करता है ना। तो इसमें क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य किसको कहोगे, इसको परिभाषित किया गया। देखो मूल अधिकारों का मतलब है राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा। किससे सुरक्षा, राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा। तो इस आर्टिकल 12 में क्या कहा गया, आखिर ये राज्य का मतलब क्या होगा, कौन राज्य, किस राज्य की बात चल रहे हैं। पहली बात, ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल ये नहीं है। इस राज्य का मतलब ऐसा नहीं है। इस राज्य का मतलब एक ऐसी संस्था से है जिसको पावर दी गई जो कानून बनाता है। ठीक है, इस राज्य का तात्पर्य सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या कोई बोर्ड वगैरह, चाहे आप जैसे बिजली बिल वालों को देखते हो, जल संस्थान वालों को देखते हो। ठीक है, इस टाइप की जो भी अथॉरिटीज हैं उससे राज्य, यानी ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी संस्था जिसके पास शक्ति दे रखी है, वो क्या है, जो कानून बना सकते हैं लोकल लेवल, जैसे निगम हो गया। ठीक है, ये सब निगम, पंचायतें होंगी, हर कोई राज्य का अंग है। तो इस राज्य का मतलब यूपी, बिहार, झारखंड से मत समझना। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम प्रधान वगैरह। अब देखिए कहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं, अब हर जगह मोदी जी तो आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री, या हर जगह केंद्र सरकार इंटरफेयर, आपके गाँव में झगड़ा हो गया, पंचायत सुलझ जाएगी, या पंचायत ने कोई नियम बना दिया तो वन पंचायतों को लेकर पंचायत करेगी। वो अपने आप में क्या है, हर कोई एक बॉडी है, राज्य है। तो ये राज्य जितने भी मैंने नाम बताए, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जाता हो। ठीक है, यानी आर्टिकल 12 के तहत क्या कहा गया, राज्य को परिभाषित किया गया। अब देखिए, अब आप कहोगे ऐसे तो हम कुछ भी कर लेंगे, मौलिक अधिकार हैं हमें तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको उतना इन लोगों को थोड़ी थोड़ी पावर देगी, थोड़ी थोड़ी शक्ति देगी, जो हर अपने अपने लेवल पे चीज़ों को मैनेज करें। अब बताइए, आप कहोगे हमारे पास मौलिक अधिकार है, क्या आपको ये अधिकार है कि आप बीच सड़क में मकान बना दें? नहीं बनाएंगे, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा निगम के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कंगना रनौत का, हाल फिलहाल का एक एग्जांपल देता हूँ, कंगना रनौत का क्या तोड़ा उन लोगों ने, बीएमसी ने एक आगे का फ्लोर तोड़ दिया, मतलब ऊपर की बालकनी वगैरह जो तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको शक्ति दे रखी है। कंगना रनौत ने थोड़ा क्या कर दिया होगा, उस एरिया तक, जो जिस एरिया में बनाना नहीं था वहां तक उसकी सीमा आ गई होगी, उसको तोड़ दिया। तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। अब देखिए, खुद सोचिए, जैसे इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, अब हर जगह गाँव में लाइट पहुंचे, क्या आपको ये अधिकार है कि आप तार डाल दें कहीं पर भी? आप चोरी भी तो नहीं करेंगे, इसके लिए आपको फाइन लगाएगा। कौन लगाएगा? जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, या आप ओएनजीसी, रेलवे, एयरफोर्स, जो जितने भी होते हैं ये रेलवे वगैरह के, वो सब लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, आपको फाइन लगा सकते हैं, आपको व्यक्ति के अंदर डर बैठाने के लिए। ठीक है, तो मेनली समझिए राज्य का अंतर ये है, ये कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल किसमें दे रखी है? 12 में दे रखी है। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 12 समझ में आएगा। अगला देखिए वो क्या आता है, आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13, कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो या मूल अधिकारों का कम करता हो। ठीक है, 2 शब्द लिख रहा हूं। अनुच्छेद 13 क्या कहेगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, उससे मैच न खाता हो या उनका अल्पीकरण करता हो। आप ये 2 शब्द लिख लीजिए। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी, ये विधि लिख दिया मैंने, कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण। यानी विधि का मतलब, जैसे कौन बनाएगा विधि, या संसद बनाएगी सेंट्रल लेवल पे, राज्य पे कौन बनाएगी, राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं, या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, अब अध्यादेश वगैरह आएगा मैं बताऊंगा, या राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, या कोई लोकल बॉडी जो है वो जिसको शक्ति देगी, वो बीएमसी है या नगर निगम है, कोई भी, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगी जो असंगत हो, मूल अधिकारों से हटके हो, यानी मूल अधिकारों को छीनती हो या उनको कम करती हो। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 13, कोई भी ऐसा कानून
कानून नहीं बनाया जाएगा, विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनको कम करती हो। ठीक है, इसको याद रखना, ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 13 में इतनी बात नहीं, इसमें क्या कहा गया, देखो जैसे जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले के भी जो कानून है, यानी 26 जनवरी 1950, इससे पहले के कानून या इसके बाद के कानून, इससे पहले जितने कानून होते जैसे आईपीसी की धारा वगैरह आपने सुना होगा, वो सब कानून एग्जिस्ट करेंगे, रहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मूल अधिकारों को छीनती हो उसको आप हटा दोगे, निरस्त कर दोगे। मतलब इसका ये मतलब है अगर मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाएगा, और वो किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यानी मूल अधिकारों को छीनने वाला या उनका अल्पीकरण या असंगत कोई कानून बनता है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा या अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 13 कहता है। और आर्टिकल 13 कहता है 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना है या उसके बाद कोई कानून बना है, अगर वो असंगत है या अल्पीकरण करता है अधिकारों का, उसको क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, इससे पहले प्री और यहाँ पोस्ट है। ठीक है, यहाँ हर क्या है, कानून है। अब जैसे यहाँ आईपीसी की धाराएं वगैरह हैं, अभी भी तो चल रही है हमारे देश में, इंडियन पैनल कोड वगैरह, वो ब्रिटिश कालीन कानून है, वो सब सही है, लेकिन जो अगर मूल अधिकारों को हनन करता है उसको शून्य। एग्जाम्पल 3 तलाक, याद रखिए 3 तलाक। हाल फिलहाल में सुना होगा 3 तलाक में तलाक बिद्दत वाला खत्म किया है, 3-4 होते हैं उसमें। तलाक बिद्दत में क्या था, 3 बार तलाक 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 बोल के किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। तो देखिए 26 जनवरी 1945 लगभग 1937 के आसपास ये बना दिया गया था, 1937 के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि किसी के 3 बार तलाक 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 बोल देने से किसी महिला की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। तो मौलाना लोग गए थे वहाँ न्यायालय में, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पर्सनल कानून है, आईपी मतलब जो हमारा एक पर्सनल कानून होता है, हिंदुओं का भी मुस्लिमों का भी एक पर्सनल पैनल होता है, चाहे हिंदुओं को हिंदू कानून लागू होंगे, मुस्लिमों के मुस्लिम कानून लागू होंगे, वो बाद में बताऊंगा। तो 3 तलाक का जो इश्यू था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो मौलाना लोग गए थे न्यायालय कि हमारा अपना पर्सनल मैटर है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो न्यायालय ने कहा कि आपके 3 बार तलाक कहने से आपके तो मजे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसके अधिकारों का खत्म हो रहा है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, उसको अवैध घोषित कर दिया। वो पहले का कानून था, और उसके बाद भी जो कानून बनेंगे वो क्या होंगे, अवैध घोषित कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आर्टिकल 12 और 13 आपको समझ में आया होगा। मौलिक अधिकारों के जो सेक्शन है आर्टिकल 14 से 35 तक, वो मैं अगली क्लास में आपको 1 बाय 1 2 क्लासेज उसकी आएंगी, और मौलिक अधिकारों में आपको बहुत अच्छी क्या हो जाने वाली, उसकी पकड़ हो जाने वाली। ठीक है।